आज हम देखने वाले इंसान की अस्थियों को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते तो वो कैसे दिखती है, और उसके साथ जो चीनी लोग होते हैं उनकी आंखें इतनी छोटी छोटी क्यों होते हैं, और ये शुगर कैसे बनी चीनी मतलब। 1 minute later. रहता तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को क्रेडिट जाता है फैक्ट मैन को, तो तुम उसके चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इस चैनल पे मेरी। अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं फिर फटाक से। कैसे इस लड़की की स्माइल गलती से मीम मटेरियल बन गई? क्या हुआ जब इंसान की अस्थियों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया? हॉट डॉग को हॉट डॉग ही क्यों कहा जाता है, और शुगर को चीनी क्यों? चीनी से याद आया, चीनी लोगों और कुछ साउथ एशियन लोगों की आंखें छोटी सी क्यों होती हैं? क्या मिस्टर बीन सच में एलियन था, और क्या पोकेमोन ऐश को जानबूझकर दिया गया था? और अगर वो पिकाचू उसे नहीं मिलता तो शायद फ्यूचर ही चेंज हो जाता। ये लोग भीड़ों को पानी में क्यों फेंक रहे हैं? और इन जानवरों की दोस्ती देख के तुम्हें अपने दोस्त की याद आ जाएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना। एम है 5000 लाइक्स का, कर दोगे? नंबर 15 क्या? तो गाइस ये वीडियो तो यार उसने बता दी, भेड़ों को यार पानी में फेंक दिया। बताओ, वहां से रिवर क्रॉसिंग पे से सीधा पानी में उतार दिया। बताओ यार, ऐसा कोई नहीं लाता है। नीचे मगरमच्छ होगा तो, और मगरमच्छ नहीं होगा वहां मान लो पारस हो गया तो यार चलो छोड़ो, कोई नहीं होगा कुछ हुआ ना जब कुछ तो। इंसान की एशेस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। 2016 में एक फोटोग्राफर गैब्रिएला रेस फुक्स ने अपने फादर के क्रेमेशन के बाद उनकी एशेस को हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखने का फैसला किया। ये एक इमोशनल और पर्सनल प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा वो नजारा बिल्कुल स्पेस जैसा लग रहा था, जैसे टेलीस्कोप से किसी दूर की गैलेक्सी को देख रहे हो। कहीं ऑरेंज ग्लो, कहीं ब्लू और ग्रीन शेड्स। टेक्सचर बिल्कुल नेबुला जैसा लग रहा था। अब यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। साइंस कहती है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जिन मेन एलिमेंट से बनी है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यही सेम एलिमेंट स्टार्स के अंदर भी मिलते हैं। बड़े स्टार्स अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू नए एलिमेंट्स बनाते हैं। जब ये मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं तो ये एलिमेंट स्पेस में फैल जाते हैं, और वही मटेरियल बाद में प्लैनेट्स और लाइफ का हिस्सा बन जाता है। 2017 के अराउंड एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे के लगभग 1.5 लाख स्टार्स का केमिकल एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि उन स्टार्स में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन जैसे एलिमेंट्स कॉमन है, बिल्कुल वही जो ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं। तो इसका मतलब हम और तारे अलग चीज नहीं है। जो एलिमेंट्स कभी किसी स्टार के अंदर बने थे वही आज हमारे ह्यूमन बॉडी का हिस्सा है। तो टेक्निकली हम सब स्टार डस्ट से बने हैं। नंबर 14 लगभग 3000 साल पहले इंडिया में लोग गन्ने से, मतलब यार तुम सोच सकते हो जो स्टार्स के अंदर पार्टिकल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर है। यार एक दो मिल जाए तो मैं जाके बेच आऊं। अपने चैनल को ग्रो कर लेता हूँ फिर बेच के उससे गुड़ बना रहे थे। बाद में अराउंड फर्स्ट मिलेनियम BCE के आसपास इंडियंस ने गन्ने के रस को प्रोसेस करके सॉलिड शुगर बनाना भी शुरू कर दिया था। संस्कृत में इसे शर्करा कहा जाता था, जिसका मतलब होता है छोटे दाने या क्रिस्टल्स। बाद में व्यापार के थ्रू ये टेक्निक पर्शिया पहुंची, जहां इसे शक्कर बोला गया। अरबिक में ये सुक्कर बना, फिर फ्रेंच में शक्कर, और आखिर इंग्लिश में ये वर्ड बन गया शुगर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जो शुरुआत में इंडिया में बनती थी वो आज वाली बिल्कुल सफेद व्हाइट शुगर नहीं थी। वो ज्यादा नेचुरल और ब्राउनिश टाइप की होती थी, गुड़ या रॉ शुगर जैसी। जब ये शुगर बनाने की टेक्निक चाइना पहुंची तो चाइनीज लोगों ने इस प्रोसेस को और रिफाइन किया। उन्होंने फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन के थ्रू ज्यादा सफेद रिफाइंड शुगर बनाना शुरू की। बाद में जब रिफाइंड व्हाइट शुगर वापस ट्रेड के थ्रू इंडिया आई तो नॉर्थ इंडिया में इसे चीनी कहा जाने लगा, क्योंकि वो चीन यानी चाइना से आई थी। शुरू में व्हाइट शुगर एक लग्जरी आइटम थी, मतलब सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन 18 से 19 सेंचुरी तक लार्ज स्केल प्रोडक्शन और कॉलोनियल शुगर प्लांटेशंस की वजह से ये काफी सस्ती हो गई। तब धीरे धीरे लोग व्हाइट शुगर ज्यादा यूज करने लगे। आज इंडिया में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, चीनी, शक्कर, शुगर। वैसे आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? नंबर 13 अगर छोटे से होल से बाहर झांकती हुई एक आंख दिखे तो घबराना मत, क्योंकि हो सकता है अंदर एक हॉर्नबिल बर्ड हो। दरअसल हॉर्नबिल नाम की एक बर्ड स्पीशीज का ब्रीडिंग स्टाइल काफी यूनिक होता है। जब ये जोड़ा अंडे देने के लिए सेफ जगह ढूंढता है तो फीमेल हॉर्नबिल किसी पुराने ट्री कैविटी के अंदर चली जाती है। उसके बाद मेल हॉर्नबिल मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े और अपने सलाइवा की हेल्प से उस होल को बहुत छोटा सा कर देता है। सिर्फ एक पतला सा गैप छोड़ दिया जाता है जिससे वो फीमेल को खाना दे सके। इस दौरान फीमेल अंदर ही रहती है, वही अंडे देती है, उन्हें हैच करती है और शुरू के कुछ हफ्तों तक बच्चों के साथ कैविटी के अंदर ही रहती है। पूरे टाइम मेल हॉर्नबिल बाहर से खाना लाकर उस छोटे से गैप के थ्रू फीमेल और बाद में अपने बच्चों को खिलाता है। जब चिक्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तब फीमेल और बाद में चिक्स मिलकर उस सील्ड वॉल को तोड़ देते हैं और फिर पूरी फैमिली एक साथ बाहर निकल कर आती है। नेचर में पार्टनरशिप का शायद ये सबसे अमेजिंग एग्जांपल है। नंबर 12 इस घायल हिप्पो
पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी है और पहली नजर में लगता है जैसे वो इसका खून पी रही हो, लेकिन फिर भी हिप्पो उसे भगा क्यों नहीं रहा। दरअसल ये है ऑक्सपेकर बर्ड। ये चिड़िया बड़े जानवरों जैसे हिप्पो, बफेलो, राइनो की बॉडी पर बैठकर उनकी स्किन पर लगे टिक्स और पैरासाइट्स को खाती है। इससे दोनों का फायदा होता है, चिड़िया को खाना मिलता है और जानवर को सफाई। कभी कभी ये घायल जानवरों के पास भी दिख जाती है। ये उनके घाव के आसपास के डेड टिश्यू या पैरासाइट्स को खाती है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि वो सिर्फ खून पी रही है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, साइंटिस्ट के हिसाब से ऑक्सपेकर का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये ज्यादातर पैरासाइट्स खाती है, पर कभी कभी घाव में छेद भी कर देती है ताकि ब्लड मिलता रहे। फिर भी कई सिचुएशंस में ये जानवरों के लिए क्लीनिंग सर्विस का काम करती है। इसीलिए हिप्पो इसे तुरंत नहीं भगाता, क्योंकि नेचर में ये कभी कभी पार्टनरशिप का काम करती है। नेचर का सिस्टम सिंपल नहीं होता, पर काफी इंटरेस्टिंग जरूर होता है। नंबर 11, ये बच्चे भाई यार ऐसा किसी को कुछ सफाई नहीं करानी अपने शरीर की। वो उस डॉक्टर के द्वारा पहले बताई गई, अगर उसको ज्यादा वो होता है तो वो ऐसा घाव कर देती है, शरीर में चोट जापे लगे होते हैं, उसी के अंदर जो खून उसको मिलता रहे पानी के द्वारा उसको पीती रहे पानी समझ के, और साथ में टिक्स भी खाती रहे। यार ऐसा कुछ सब क्लीनिंग नहीं करानी जानवरों को, इनको यार खत्म करो यहाँ से। क्या हो रहा है भाई? जो हो रहा है वो एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट का पार्ट हो सकता है। इसे गैलेंट रिफ्लेक्स कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज में एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है। जब बेबी की पीठ के एक साइड पर हल्का सा उंगली से टच या हाथ फेरते हैं तो बेबी अपनी कमर या हिप्स उसी साइड की तरफ थोड़ा सा हिला देता है। देखने में लगता है जैसे बेबी हल्का सा डांस कर रहा हो। डॉक्टर्स इस रिफ्लेक्स को इसलिए चेक करते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि बेबी का नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड ठीक से काम कर रहे हैं। अगर बेबी स्टिमुलेशन के बाद प्रॉपर मूवमेंट करता है तो ये यूजुअली नॉर्मल साइन होता है। अगर रिस्पांस ना मिले तो डॉक्टर्स और डिटेल्ड चेकअप करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये नर्व या डेवलपमेंट इशू का इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन याद रखो, ये कोई मजाक या सोशल मीडिया चैलेंज नहीं है, इसीलिए अपने मोहल्ले के बच्चों पर ट्राई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स ही सेफली करते हैं। नंबर 10, आप सब यही मैं कह रहा था, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा हो तो उसके साथ ट्राई करके मेरे को कमेंट करके बताना। डॉक्टरों की इतनी नहीं सुनते, हम खुद डॉक्टर हैं, ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीन तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया कि लाइव एक्शन सीरीज के ओपनिंग शॉट में क्या होता है? एक ब्राइट सी स्पॉटलाइट आसमान से नीचे आती है और मिस्टर बीन सीधा उस लाइट के अंदर से जमीन पर गिरता है। अब अगर मैं बोलूं कि मिस्टर बीन एक्चुअली एक एलियन है तो क्या आप मानोगे? इस थ्योरी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मिस्टर बीन की एनिमेटेड सीरीज के एक एपिसोड में। एनिमेटेड सीरीज का एक एपिसोड है डबल ट्रबल। इस एपिसोड में मिस्टर बीन एक शॉप से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी कार के बिल्कुल साइड में एक और सेम कार खड़ी है। थोड़ा वेट करने के बाद वो देखता है कि सामने एक और मिस्टर बीन खड़ा है। नेचुरली वो उसका पीछा करता है और जब उसे पकड़ता है तो पता चलता है कि वो मिस्टर बीन नहीं बल्कि मिस्टर पॉड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मिस्टर पॉड के पास टेडी की जगह एक पेंगुइन होता है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। मिस्टर बीन उसे डिनर पर इनवाइट करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन डिनर के दौरान मिस्टर बीन को जेलसी होने लगती है क्योंकि मिस्टर पॉड उसकी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मिस्टर पॉड उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है, चलो तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। वो उसे एक ओपन फील्ड में ले जाता है जहाँ एक स्पेसशिप खड़ी होती है। मिस्टर बीन भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही मिस्टर पॉड गर्लफ्रेंड को स्पेस के अंदर ले जाता है, अंदर का सीन देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मिस्टर बीन होते हैं। बस एक डिफरेंस होता है, हर एक के पास अलग अलग सॉफ्ट टॉयज होते हैं। ये देखकर मिस्टर बीन भी स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है और स्पेसशिप उड़ने लगती है। और फिर जो होता है वो माइंड ब्लोइंग है। वो सारे मिस्टर बीन मिलकर ओरिजिनल मिस्टर बीन को स्पेसशिप से नीचे फेंक देते हैं और वो स्पॉटलाइट के थ्रू सीधा जमीन पर गिरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइव एक्शन सीरीज के ओपनिंग सीन में गिरता है। तो अब क्या मिस्टर बीन एक एलियन रेस का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ एक फनी कार्टून ट्विस्ट था? सच क्या है ये तो शायद मिस्टर बीन ही जानता है। या मैं आपको बता देता हूँ, ये सच ये है कि कोई सच नहीं है यार। ये कार्टून बनाया गया है मिस्टर बीन को दिखाने के लिए कि वो कैसा इंसान था, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो एलियन है। ये एलियन एग्जिस्ट शायद करते हो या नहीं करते हो, मेरे को अभी तक नहीं पता। मेरे हिसाब से तो नहीं करते गाइस, मैं सब बताता हूँ। पर ये गाइस एलियन नहीं है क्योंकि मेरा फेवरेट कार्टून रह चुका है। के मेकर्स। नंबर 9, बचपन में पोकेमॉन तो हम सबने देखा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐश को पिकाचू गलती से नहीं मिला था बल्कि जानबूझकर दिया गया था, और अगर वो पिकाचू उसे नहीं मिलता तो शायद फ्यूचर ही चेंज हो जाता। तो ध्यान से सुनो, पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में ऐश लेट हो जाता है प्रोफेसर ओक की लैब पहुंचने में। तब तक चारमेंडर, बुल्बासौर और स्क्विर्टल किसी और ट्रेनर को मिल चुके होते हैं। ऐश फ्रस्ट्रेटेड होता है और तब प्रोफेसर ओक कहते हैं अब सिर्फ एक पोकेमॉन बचा है, पिकाचू। और यहीं से शुरू होती है ऐश और
पिकाचू की जर्नी। सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक कोइंसिडेंस जैसा, लेकिन फिर आती है पोकेमोन फॉरएवर मूवी। उसमें एक लड़का होता है सैमी, वो सेलेबी को एक पोकेमोन हंटर से बचाता है। सेलेबी के पास टाइम ट्रैवल की पावर होती है और खतरे से बचने के लिए वो फ्यूचर में जंप कर देता है और फ्यूचर में वो मिलता है ऐश और पिकाचू से। सैमी भी उसके साथ फ्यूचर में आ जाता है। फिर ऐश, पिकाचू और उनके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करते हैं उसकी टाइमलाइन में जाकर विलन को हराने में, और इस फाइट में पिकाचू का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद सैमी और सेलेबी वापस अपने टाइम में जाने लगते हैं। ऐश उन्हें सी ऑफ करता है और एक इमोशनल गुड बाय होती है। लेकिन असली ट्विस्ट मूवी के एंड में आता है। जब सैमी अपने पास्ट में वापस लौटता है तब रिवील होता है कि सैमी ही आगे चलकर सैमुअल ओक यानी प्रोफेसर ओक बनने वाला है। मतलब प्रोफेसर ओक अपने बचपन में फ्यूचर के ऐश और पिकाचू से मिल चुका था। अब थ्योरी यहाँ से शुरू होती है। अगर ओक ने बचपन में ही देख लिया था कि फ्यूचर में ऐश और उसका पिकाचू कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्या ये पॉसिबल है कि बड़े होकर उसने जानबूझकर इंश्योर किया हो कि ऐश को वही पिकाचू मिले? हालांकि एनिमे या मूवी में कभी ऑफिशियली नहीं बताया गया कि ओक ने फ्यूचर को प्लान किया था, लेकिन पोकेमोन की दुनिया में टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है और ओक फ्यूचर के ऐश से मिल चुका था। तो क्या पिकाचू सच में लास्ट ऑप्शन था या फिर वही सही ऑप्शन था? क्या ये डेस्टिनी थी या एक परफेक्ट टाइम लूप? नंबर 8, कभी सोचा है वीडियो मैं बता देता हूँ कि ये सब एक ट्रिक था उसका, पोकेमोन उसको देने के लिए, क्या उसका नाम पिकाचू, क्योंकि उसने पहले देख रहा था अगर ये मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मेरा तो डी एंड हो जाएगा प्रोफेसर ओक का, तो उसने इसलिए पहले पिकाचू पकड़ा दिया उसे, जो कि मैं बच जाऊं और उसका भी फायदा हो जाए यार। आखिरी शॉट्स, कोरियन, नेपाली और दूसरे ईस्ट एशियन लोगों की आंखें हमें थोड़ी छोटी सी क्यों लगती हैं? सबसे पहले एक मिथ को दूर करते हैं। उनकी आंखों का एक्चुअल साइज बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि आईबॉल का साइज लगभग सब ह्यूमंस में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। पर फिर इनकी आंखें छोटी क्यों लगती हैं? डिफरेंस आता है आईलिड्स की शेप से। काफी ईस्ट एशियन, मंगोलियन और हिमालयन रीजन के लोगों में मोनोलिड होती है, मतलब उनकी अपर आईलिड पर वो विजिबल क्रीज नहीं होती जो कई दूसरे लोगों में दिखती है। इस वजह से उनकी आईलिड फ्लैट लगती है और आंख थोड़ी छोटी दिखने लगती है। साथ ही आंख के इनर कॉर्नर पर एक नेचुरल स्किन फोल्ड होती है जिसे एपिकेंथिक फोल्ड कहते हैं। ये फोल्ड आंख के इनर पार्ट को थोड़ा कवर करता है, जिस वजह से आंखें हमें विजुअली छोटी लग सकती हैं। लेकिन रियलिटी सिंपल है, ये साइज का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ शेप का डिफरेंस है। अब सवाल आता है ये फीचर डेवलप क्यों हुआ? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हजारों साल पहले जो रीजन्स बहुत ठंडे, विंडी और स्नोई थे, वहाँ रहने वाले लोगों की बॉडी एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो गई। ये एक्स्ट्रा फोल्ड आंखों को ठंडी हवा, डस्ट और स्नो ग्लेयर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता होगा। टाइम के साथ ये जेनेटिक ट्रेट्स जनरेशंस में कॉमन होते गए। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ ईस्ट एशिया तक लिमिटेड नहीं है। कुछ साउथ ईस्ट एशियंस, नेटिव अमेरिकन और दुनिया के दूसरे ग्रुप्स में भी ये फीचर मिल सकता है। बात सिंपल सी है, ये कोई छोटे बड़े का सीन नहीं है, ये नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्किन कलर, हेयर टाइप या फेस शेप अलग अलग होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एनवायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व होती आई है। बस इतनी सी साइंस है। नंबर 7, ये वीडियो देखकर ऐसे सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको सेकंड पार्ट भी इसका पकड़ा दूंगा। पकड़ा तो क्या दूंगा, सेकंड पार्ट की वीडियो बना दूंगा। वीडियो तो मैंने कर दी खत्म यहीं पे ही। तो यार ये फैक्ट्स तुम देख कर मेरा दिमाग ऐसा है ना, पागल सा हो गया थोड़ा। बताओ यार, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ। चीनी लोगों की आंख छोटी नहीं होती इसके लिए यार। मेरे लिए तो भाई छोटी है उनकी आंख, मेरे से तो बहुत। मेरी देखो कितनी बड़ी है, ये देखो। और उनकी आंख इतनी इतनी सी होती है, इतनी इतनी सी, बस ऐसे। तुम्हारी आंख भी यार उनसे बड़ी होगी यार। तुम्हारी छोटी आंख है तो तुम लाइक सब्सक्राइब मत करना, जिसकी बड़ी है वही करना खाली। पहले बता रहा हूँ मैं। लाइक सब्सक्राइब यार, व्यूज दो यार। मेरी वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, तुम्हारी वजह से देखा करो। दिखते ही सीधा क्लिक कर दिया करो, बस बात खत्म है। और उसको पूरी एंड तक देख के लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट कर दिया करो एक अच्छा सा। और यूट्यूब से फोन करके वरना मैं बोल दूंगा मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं देख रहे कोई, फिर तुम मत बाद में रोना मत, तुम्हारी आईडी बैन हो जाएगी। तो बाय द वे, बाय गाइस।